First question is regarding to the all the letters, means how all the letters are identified with particular chakra and hence the elements. How it is decided. ये तो हम कवर कर चुके हैं, ये वाला पार्ट तो। ईच लेटर मुझे मतलब वो जो सीट है इसी से मैंने मतलब मेमोराइज किया था, लेकिन आई डोंट नो हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके। And the one more question related to that, why only the means only the face and the joints, why not all the body parts are considered with the letters? How is means how it is decided for that? देखिए, सबसे मेजर पार्ट जो होता है ना क्वेश्चनिंग प्रोसेस में, वो इस बात को आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन बनता है विस्मय से। विस्मय किसे कहते हैं? Being surprised or like एब्सोल्युटली परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो अब सरप्राइज आप किस चीज के ऊपर होगे? श और क्ष। यही दुनिया की दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा सरप्राइज करती हैं किसी को भी। इसका मतलब होता है विशेषता, और इसका मतलब होता है विशेषता और विशेष उत्पत्ति, और इसका मतलब होता है शक्ति। अब आप किसी भी चीज को लेकर चलिए, हमारे पास फंडामेंटली दो डोमेन्स होती हैं, एक अप्रकट और दूसरी होती है प्रकट। अप्रकट मतलब जो चीज हमारे सामने कभी पहले नहीं थी, सडनली वो हमारे सामने आई। तो जब हम्म तक वो हमारे सामने नहीं थी तब तक अप्रकट डोमेन, जब वो हमारे सामने आई तो प्रकट डोमेन। ठीक है, हम्म जब वो प्रकट हुई तो प्रकट होने के बाद कंपल्शन है कि वो चार ही डोमेन्स में जा सकती है: ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन और रिलेशनशिप। हम्म इसके लिए पांचवी डोमेन नहीं बनी है। तो हम्म अगर मुझे बोलना हो कि पांच डोमेन कौन सी हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? अप्रकट, हम्म ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन और रिलेशनशिप। जब हम्म जब कोई चीज अप्रकट से प्रकट होगी तो वो इनमें से किसी एक बकेट में जाएगी। दुनिया में जो भी कुछ है वो इसी अप्रोच से है, इसके अलावा कोई और दूसरी अप्रोच आज तक डेवलप नहीं हुई। सिंस अच्छा। बिगनिंग मतलब जब से दुनिया शुरू हुई है और आज तक जो है, हम्म मतलब जब हम्म हम बात करते हैं, हमने बोला तौरिया के महालक्ष्मी। हम्म तो तौरिया के महालक्ष्मी, महालक्ष्मी और उनकी बाकी दो फॉर्म, हम्म, तो ये अप्रकट है, ये प्रकट है। ठीक। हम्म ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये ऐसे कैसे हो गया। हम वर्ड्स को लेते हैं, अगर वर्ड्स में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होता है, मतलब दुनिया के जितने भी वर्ड्स हैं चाहे वो किसी भी बकेट में हो, टोटल वर्ड्स जो हैं 8 बकेट्स में बंटते हैं। 8 बकेट्स कौन सी हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एक और बच गया ना, कौन सा है? प्रेपोजिशन। पोजीशन। ये हो गया प्रॉपर्टीज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्शन, और ये हो गया रिलेशनशिप।
तो सिमिलैरिटी आ गई कि ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, यहां से हुआ। हम्म, अब आप विस्मय करते हैं, विस्मय करने के बाद आपको किसी भी चीज के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल क्रिएशन होता हुआ दिखता है, उसके अंदर कोई स्पेशलिटी दिखती है, तो वो सारी की सारी जो है वो ओरिजिनेट होती है हम्म, एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन कैसा भी हो, इसी से कनेक्टेड है। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। हम्म, अब आप कहीं पर भी बैठे हैं, आप बिल्कुल एक थॉटलेस स्टेट में हैं, सडनली आपको कुछ दिखता है। आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठे थे, आंख बंद कर रखी थी, कुछ भी आवाज आपके कान में जा रही थी तो कानों में जाने वाली आवाज आप रोक नहीं सकते, नाक में जाने वाली श्वास नहीं रोक सकते, जीभ पर जो टेस्ट आ रहा है वो नहीं चेंज कर सकते, आंखें बंद हैं फिर भी कुछ दिख रहा है। तो किसी भी तरह से इनमें से किसी को भी आप ना तो रोक सकते हैं, ना ही उसके उसके तौर पे मतलब कुछ भी एक्ट होता है। तो आपका बात करने को कब मन करेगा? आपने मेडिटेशन करा, मैंने पूछा हम्म, मेडिटेशन का कोई फीडबैक? हम्म, आप एकदम से क्यों बोलना शुरू हो जाते हैं? in response to the question. नहीं, आप हम्म, इसलिए बोलना शुरू हो जाते हैं बिकॉज आपकी एक विस्मय की स्थिति होती है, आप कुछ यूनिक ऑब्जर्व करते हैं, और वो यूनिक हम्म, ऑब्जर्वेशन जो है उसको आपको बताने का मन करता है। अगर यूनिक ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो बोलने का भी मन नहीं होगा। जैसे एक दिन हम्म, आप बड़ा रो रही थी कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, पूरा मेडिटेशन ऐसे ही निकल गया, कल तो बहुत कुछ जी। दिखा था आज कुछ दिखाई नहीं, एंड सडनली यू हैड अ क्राई कि आज पता नहीं क्या हो गया, मेडिटेशन मेरी ऐसी हो गई वैसी हो गई, कुछ नहीं पता चला। विस्मय नहीं था। जब विस्मय नहीं था तो स्पीच भी नहीं थी। हम्म, मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। तो जब जब आपको विस्मय होगा, कुछ ऐसा होगा जो अप्रकट से प्रकट फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। अब जब वो ऑब्जेक्ट की डोमेन में आएगा तो आपको वो जो है 9 लेयर्स में दिखेगा, प्रॉपर्टी की डोमेन में आएगा तो वो आपको 24 की लेयर्स में दिखेगा, एक्शन की डोमेन में आएगा तो वो 5 की लेयर में दिखेगा, रिलेशनशिप की डोमेन में आएगा तो वो 3 की एक्टिविटी में दिखेगा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये वो रीजन हो गए जिसमें कि एक्सप्रेशन डेवलप हुआ। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या बनता है? क्वेश्चन, या फिर व्हाट यू ऑब्जर्व्ड। मतलब क्या हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपको कोई चीज विस्मयकारी दिखी, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, हम्म, या फिर वो क्यों दिखी उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम्म, तो ये क्या है, क्यों है, कैसे है, हम्म, कहाँ है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हम्म, आपके प्रश्न बन गए। जो आपने ऑब्जर्व करा वो आपका एक्सप्रेशन बन गया। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। ठीक। तो जब मैं इस तरह से देखता हूं किसी भी चीज को, तो मैंने सबसे पहले न्यास को देखा। तो न्यास को देखने का मतलब है कि मेरे पास में एक पूजा पद्धति थी जिसमें कि बॉडी पार्ट वर्सेस अल्फाबेट का एक कोरिलेशन था। अब ना मैंने यहां पर
अल्फाबेट बनाए ना मैंने बॉडी पार्ट बनाया, बट किसी ने कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट को बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर रखा था। हम्म तो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन आया, ऐसा क्यों हुआ? हम्म हम्म फिर मैंने उसकी मैपिंग करी। जब मैपिंग करी तो मैंने कहा कि ये सारे अल्फाबेट्स किस स्ट्रक्चर में बंधे हुए हैं। तो जब मैंने अपने सारे अल्फाबेट्स को देखा तो मेरे पास जो अल्फाबेट्स थे वो थे आ, ई, ई, उ, ऊ, रि, रि, लिरि, लिरि। अ प्लस ई, ए, अ प्लस ए, आई, अ हम्म प्लस उ, ओ, हम्म अ प्लस ओ, औ, नाक से उच्चारण अ, मुंह से उच्चारण अ। अ प्लस अह, ह, ई प्लस अ, य, उ प्लस अ, व, री प्लस अह, र, लिरी प्लस अह, ल। हम्म ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्या था? श, श, स, अठावले वाला ल और क्ष। हम्म सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल, अच्छा, ये आत्मा, और ये चीजों का इकट्ठा होना। तो स्थूल, सूक्ष्म और आत्मा मिलाकर जो है मेरा, ये बन गया संपूर्ण शरीर। ठीक है। तो यहां पर इसको श, श, स, अठावले वाला ल और क्ष, ये इस तरह से लिख दिया। अब अगर मुझे जो है अ को आइडेंटिफाई करना है क की डोमेन में, तो क, ख, ग, घ, अ, ये मेरा अ, ई, उ, री, लिरी ही है। बट जब मैं इसको उच्चारण कर रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो इसमें जो है इसकी साउंड ट्रांसफॉर्म होके ये बन जाती है। नेक्स्ट, च, छ, ज, झ, य, अ, ई, उ, रि, लिरि, च, छ, ज, झ, य। हम्म ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो जब ये मेरे सामने आया तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ था। तो मैंने कहा ये सबको कौन बांध रहा है? ये तो सारे एक साथ हो गए। हम्म ये सारे एक साथ हो गए। 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 तो जब मैंने इसको देखा ध्यान से तो पता चला ये सारे के सारे स्काई एलिमेंट है।
ये सारे के सारे एयर हैं, ये सारे के सारे फायर हैं, ये सारे के सारे वाटर है, और ये सारे के सारे अर्थ है। अब आई बारी मेरे ऑब्जर्वेशन की, कि मेरे को जो चक्रा बताए गए उसमें लम लिखा गया और उसके साथ 4 पेटल, फिर लम के बाद रम लिखा गया, उसके बाद 6 पेटल, उसके बाद वम लिखा गया, उसके 10 पेटल, उसके बाद हम लिखा गया, उसके 12, यम लिखा गया, उसके 12 पेटल, और हम लिखा गया, उसके 16 पेटल, ल र व यह नीचे के 5 चक्र हो गए। ऑब्जर्वेशन क्या थी, सबसे नीचे ये है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये है। इसी तरह से है ना ऑर्डर, आप जब भी आप देखेंगे आपका गला ऊपर है और आपका मूलाधार चक्र नीचे है। हम्म, तो किसी ने इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ये अर्थ एलिमेंट है, ये वाटर एलिमेंट है, ये स्काई एलिमेंट है, ऐसे करके ये यहां पर एक कहानी लिखी हुई थी। पर मेरा ऑब्जर्वेशन जो प्रेजेंट सिस्टम में इंटरनेट पे मिलता था उसका, विजाविज जो मेरा संस्कृत का स्ट्रक्चर था उसका, दोनों में डिफरेंस था। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? सर आप जो बोले कि क ख से जो बोले कि दिस इज द सेम बट इट इज प्रोनाउंस फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग इन ए डिफरेंट कैटेगरी, वो मुझे समझ में नहीं। ये समझ में आपको इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको बेसिक संस्कृत का कोई पार्ट नहीं पता। हम्म। ग्लूटरल्स और इस तरह से इस पूरे प्रोसेस को करा जाता है। बॉटल दे दो उठा। जो साउंड का प्रोनाउंसिएशन जो है, जी। एक सेकंड देखता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ, अगर इंटरनेट पे मिल गया तो मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। हम्म। क्या दिख रहा है इस पे? अल्फाबेट। हाँ ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्लूट्रल्स, पैलेटल्स, सेरिब्रल्स, डेंटल्स, लेबियल्स, सेमीवोवल्स, सिबिलेंट्स, एस्पायराइट। हम्म। तो जो आप उच्चारण करते हैं 1 2 3 4 5, उसको अंदर से करते हैं या बाहर से करते हैं? हम्म। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी। तो हमारे यहाँ किसी ने संस्कृत के जो अल्फाबेट्स थे उनको जो है वो अल्टीमेटली 2 पार्ट में बाइफरकेट करा, एक को वॉवल बोला, एक को कॉन्सोनेंट्स बोला। हम्म। जब किसी को वॉवल बोला तो वॉवल में हम्म। कौन कौन से थे वो दे रखे थे, जब किसी ने कॉन्सोनेंट बोला तो कॉन्सोनेंट में कौन कौन से थे वो दे रखे थे। हम्म। पूरी दुनिया में भाषा के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही अल्फाबेट्स चलते हैं। हम्म। अब जैसे मुझे मान लीजिए इसी प्रोसेस में इंग्लिश को लेकर चलना है, तो इंग्लिश में वॉवल्स कौन कौन से हैं? A E I O U। हम्म,
ये इस तरीके से हो गया। हम्म तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, किसी ने हमारे यहां से री और लिरी को हटा दिया। हम्म एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो री और री, लिरी और लिरी, इन चारों में सिर्फ यही है, ये नहीं है। हम्म क्यों नहीं है? री, लिरी, लिरी, ये क्यों नहीं है? हमने क्या बोला, ये क्या है मैट्रिक्स, किस चीज की वजह से? क्या बोलूं? ये मैट्रिक्स जो बनी हुई है, इमेज जो बनी हुई है, ये उच्चारण के आधार पर है। हम्म अब उच्चारण में रिह, लिरी, लिरी, इसका आप उच्चारण नहीं कर सकते। जो उच्चारण कर सकता है वो इसको इस तरह से बोलेगा ही नहीं। हम्म ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये वैदिक उच्चारण में आता है। तो जिस देश के लोग वैदिक उच्चारण जानते थे, उन्होंने हम्म संस्कृत में उसको जो है ई उ रि और लिरी इस आधार पे रखा। फिर हम्म उसके बाद आ ई उ रि, लिरी। तो हम्म मैंने पूरी प्रक्रिया को जब देखा तो मैंने, क्योंकि मैंने ये समझ में आ गया था मुझे कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है उसका सोर्स कोड नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो संस्कृत में मूल रूप से है क्या? संस्कृत में मूल रूप से यही था। हम्म अब किसी ने हमारे सिस्टम को कोई नया प्लेटफॉर्म देकर उसको हम्म जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया। बट संस्कृत में तो ये अल्फाबेट्स ऐसे ही थे। हम्म अब हम्म जो संस्कृत भाषा जो थी, जिसको हम वेद भाषा कहते हैं, उसमें ऋग्वेद और धनुर्वेद, यजुर्वेद और आयुर्वेद, गांधर्ववेद और सामवेद, अथर्ववेद और अर्थशास्त्र, ऐसे करके टोटल 9 डोमेन्स थी, स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम्म तो वेद भाषा मतलब भाषा का जो सिस्टम जो था, उसके आधार पे ये बाकी 8 सब्जेक्ट भी वैसे ही चलते थे जैसे भाषा का सिस्टम था। तो किसी ने हम्म मेरे अल्फाबेटिकल सिस्टम को चेंज करा और मेरे बाकी 8 सब्जेक्ट भी चेंज हो गए। हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म तो जब मैंने ये पूरे स्ट्रक्चर को देखा तो मैंने कहा उच्चारण के आधार पे तो दुनिया की बाकी भाषाएं है ही नहीं। हम्म हम्म तो किसी ने अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए मेरे सिस्टम को चेंज कर दिया। हम्म मेरे सिस्टम में चेंज होने की वजह से हम्म मेरा ओवरऑल पूरा सिस्टम जो है वो हाथ से हम्म बाहर हो गया। तो मैंने इस कारण से 5 6 रिसर्च पेपर भी लिखे थे। कभी आपको टाइम हम्म मिले तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो उसमें मैंने यही आधार बनाकर डाला था। अब क्योंकि हम्म हमारे देश में एजुकेशन हमारे पास में थी ही नहीं। अब आप बोलिए हम्म बंदर, हम्म आपको बोलना है बंदर, हम्म बोलिए। बंदर। अच्छा, आपको बोलना है बंगाल, बंगाल। आपको बोलना है वामन। बामन। ब क्यों बोला, व क्यों नहीं बोला? उच्चारण संबंधी प्रक्रिया हो गई। हम्म आप बोल वामन ही रहे हैं, लेकिन जो मुंह हम्म से उच्चारण बाहर आ रहा है वो बामन आ रहा है। हम्म तो जब अंग्रेज जो चीज उच्चारण नहीं कर सकते थे, उन्होंने हमारा सिस्टम चेंज कर दिया। चू, चे, चो, ला, ये क्या याद आया आपको? कुछ याद आया इससे?
नक्षत्र। हम्म। चूचे चोला अश्वनी। हम्म। स्वाति से याद है, आपका स्वाति नक्षत्र वाला जल वाला पार्ट पूरा हो गया। हम्म। Good. अब ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। हम्म। कृतिका नक्षत्र में गए तो अ ई उ ये, ओ व। हम्म। क्लियर कट स्ट्रक्चरल एम्बिगिटी दिख रही है। सबसे पहले हम्म। चू क्यों आया, सबसे पहले क्यों नहीं आया? तो हम्म। हमारे यहाँ हर एक सिस्टम को इम्पैक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये सारा कुछ अल्फाबेट्स पर ही बना हुआ था। हम्म। हम्म। तो जब मुझे विस्मय हुआ, हम्म। तो मैंने कहा ये दो एम्बिगिटी है, एक हम्म। ऑप्शन ए है एक ऑप्शन बी है, विच इज राइट। आई डिडंट न्यू दैट। तो मैंने फिर एक एक पार्ट को सोर्स कोड से पढ़ा। तो वहां पर संस्कृत में हर एक अल्फाबेट के आगे उसके एलिमेंट्स लिखे हुए थे। हम्म। जी। तो जब मैंने वो हर एक अल्फाबेट के आगे उसके वो देखे, आपके वो तंत्राज तंत्र आई है भी नहीं आई? नो। उनको मैसेज डाल दीजिए, रमेश जी को, कि आपने कब हाँ डिलीवर उस करा। दिन, हाँ उस दिन मैंने आपको बताया था कि वो तब तक डिलीवर नहीं किए थे, लास्ट वीक फ्राइडे या थर्सडे तक। हाँ, तो उनको बोल दीजिएगा कि अभी तक आया नहीं है, कोई उसका ट्रैकिंग नंबर हो तो, ताकि आप ट्रैक कर हम्म। सकें। क्योंकि जी। आपका घर मैं दूर आज। है मेन उससे, तो हो सकता है वहां पर जो है वो उसको हम्म। डिलीवर करने में कोई वो कर रहे हो। जी आज। बात कर लीजिएगा। सो हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया जी। कि मेरे यहाँ जितनी भी चीजें इन्वॉल्व थी उसमें कहीं, अब हम्म। ये नक्षत्र क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है। हम्म। उस ह्यूमन बॉडी को 12 पार्ट में बांटा गया, हम्म। जो 12 राशियां थी, और हर एक में नक्षत्र चरण के आधार पे उसके 9 9 बाइफरगेशन थे। तो हम्म। मेष राशि 9 बाइफरगेशन नक्षत्र चरण के आधार पे। वृष राशि 9 बाइफरगेशन नक्षत्र चरण के आधार पे। तो जब मेरा नक्षत्रों का सिस्टम बना, विच वॉज अ 360 डिग्री मैपिंग, जिसके अंदर जी। पूरी ह्यूमन बॉडी आती थी, हम्म। तो उस ह्यूमन बॉडी में कौन से बॉडी पार्ट पे कौन सा अल्फाबेट या हम्म। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, जिसको कंपोजिट हम्म। अक्षर और वो सब कहते हैं, वो हमारी हम्म। डेरिवेटिव्स बनने शुरू हो गए। हम्म। या मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो किसी ने हमारे सिस्टम के अंदर जाके स्ट्रेटेजिकली हमारे को जो है उन पॉइंट्स हम्म। पर काटा, जिन पॉइंट्स पर, अब क्या था कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो आप कभी हम्म। ये बोल ही नहीं सकते थे कि ये ऐसा नहीं होगा ऐसे होगा। फिर जो लोग प्रमोट होते थे वो भी ब्रिटिश वाले उसी डोमेन के होते थे। तो जिसको सब्जेक्ट हो या नहीं हो, बट वो चीज लिखे जो कि ब्रिटिश और इन सबको पसंद थी, तो वो वही चीज होनी शुरू हो गई। अब ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारतीय विद्या भवन और ये वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, इन सब का हम्म। ओरिजिन जो है कहीं ना कहीं फॉरेन है। अभी भी शायद भारतीय विद्या भवन जो है, जो ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह के कोर्सेज कराता है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसका जो लास्ट हेड जो मैंने देखा था वो मुस्लिम ही था। वर्ल्ड वाइड जितने भी भारतीय विद्या भवन के वो थे, तो उसका, तो वो एक ट्रस्ट बॉडी थी और वो ट्रस्ट बॉडी वैसे काम करती थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, घर आपका है तो साफ सफाई भी तो आप ही करोगे ना, हम्म। बाहर वाला तो कोई आएगा नहीं। तो एज अ रिजल्ट हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो चेंज होते चले गए। और क्योंकि वो चेंज हो रहे थे, तो हमारे को यही नहीं पता चला कि हमारे ये चेंज जो है ये कितने रेलिवेंट है।
और नॉन ब्राह्मण्स ने पूरे सिस्टम को टेकअप कर लिया। बिकॉज ऑफ नॉन ब्राह्मण्स वो बची कुची कसर हम्म, भी खत्म हो गई। तो चाहे वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, सब जगह एक ह्यूमन बॉडी थी, उसके बॉडी पार्ट्स थे। हमारा जो ये था, क्या कहते हैं इसको, ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम। ये देखिए, ये इसमें जो है डिपिक्शन दे दिया पूरा। ये साउथ इंडियन स्टाइल है जन्मपत्री बनाने का। इसमें ये जो है हम्म, 12 राशियां हैं, और हर एक राशि के आधार पर जो है नक्षत्र और चरण का ब्रेकअप दे रखा है। तो ये सारे के सारे हर एक में 9 9 दे रखे हैं ये। हम्म, दिख जी। रहा है ना मेरा पॉइंट? हम्म, सो ये थ्री हम्म, सिक्सटी डिग्री मैपिंग है। हम्म, मेष वृष, अब मेष राशि में 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक, 9 नक्षत्र चरण आ गए। हम्म, और ये जी। अश्वनी से शुरू हुआ। अश्वनी से क्यों शुरू हुआ, कृतिका से क्यों नहीं शुरू हुआ? हम्म, तो ये जो क्वेश्चंस थे, इनके आंसर्स लोगों को पता नहीं थे। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा हम्म, कि अगर ये हम जन्म पत्री के उसको 27 नक्षत्रों से एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, तो वो हम्म, मेष जो है वो हेड रीजन को कहते हैं, हम्म, मीन जो है वो पैरों को कहते हैं। तो ये सर और पैर एक साथ कैसे हो गए, और ये प्रक्रिया क्या है, और ये अल्फाबेट्स जो हैं ये इस ऑर्डर में ही क्यों गए? हम्म, तो कृत्तिका नक्षत्र में, कृत्तिका नक्षत्र में कार्तिकेय का जन्म हुआ था। हम्म, और कार्तिकेय के जन्म से पहले भी किसी का जन्म हुआ होगा, इसलिए जो है इसको इस तरह से डिपिक्ट किया गया। वरना तो अ ई उ से ही स्टार्ट करते ना। तो हर जगह क्वेश्चन इसलिए छोड़ा गया क्योंकि जब कभी कोई व्यक्ति डॉट्स को कनेक्ट करेगा, ही कैन हम्म, आइडेंटिफाई कि कहां पर क्या चीज का गड़बड़ है। मेरा भाग्य बड़ा जबरदस्त था कि जिसकी वजह से मैंने आज से 20 साल पहले एक किताब पढ़ी थी, तंत्र राजतंत्र। ये भाग्य की बात हो गई। हम्म, एक किताब पढ़ी थी देवी रहस्य। एक किताब पढ़ी थी लक्ष्मी तंत्र। मतलब जिन किताबों का लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, वो मैंने आज से 20 25 साल पहले पढ़ी थी। हम्म, और उसके बाद में रेकी प्राणिक वगैरह ये सब तो मैंने बहुत साल पहले, मतलब बहुत कम टाइम हुआ है। आई थिंक 2012 14 में मैंने ये रेकी प्राणिक वगैरह करा था। तो वो बात करते थे 7 चक्रों की, और मैं तो 9 पहले से ही पढ़ के बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ये बेवकूफ है। अच्छा खासा 9 है, उसको 7 कह रहे हैं। अब जिसने पहले रेकी प्राणिक करा और बाद में जो है ये किताबें देखी पढ़ी, तो कहे यार हम्म, बताओ ये 7 को 9 कर रहे हैं। हम्म, सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने सही चीज पहले देखी और गलत चीज बाद में देखी। तो मैं वो हर चीज को आइडेंटिफाई कर पाया। तो ये तो भाग्य की बात हो गई कि मेरे को जो है कोई चीज सही वाली पहले अपने आप ही पता चल गई। अच्छा, पढ़ता हम्म, मैं जब भी, मतलब आई वॉज ऑलवेज अ वेरी गुड स्टूडेंट। कभी मुझे इस बात की दिक्कत नहीं थी कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ या कम बुद्धि है। मतलब द थिंकिंग प्रोसेस वॉज वेल इन शेप। तो जब कोई चीज पढ़ ली तो वो ध्यान ही रहती थी। कोई ये नहीं था कि मैं, हम्म, मतलब मेरे अटेंशन स्पैन में वो आई नहीं। ऊपर से टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो गुड्डू भैया टाइप के टीचर्स थे, तो उनकी वजह से मेरी क्वेश्चनिंग एबिलिटी जो है वो हमेशा हम्म, परफेक्ट सी रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो एस्पेक्ट था, ये जहां हम्म, जहां आप देख रहे थे और जहां हम्म, जहां के हिसाब से इसको होना चाहिए था, उसके फर्क को जो है मैंने आंसर करा था। हम्म, अब जब मैंने इन अल्फाबेट्स को देखा, तो मुझे हम्म, समझ में आया कि ये अल्फाबेट
इस एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो सबसे ज्यादा फर्क कहाँ हुआ, हमें पढ़ाया गया य र ल व, था क्या ऑर्डर, ह य व र ल, य र ल व श श स ह ल क्ष। तो जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में अम कम चम टम टम तम पम पम यम शम वीम शम दूम एम वीम हम शम। धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, मतलब इन सबको तोड़ो और दीप्त करो, करो स्वाहा। ये उसका लिटरल उसमें ट्रांसलेशन दे दिया। अब ये अम कम चम टम तम पम क्या था, अ से लेकर आह तक ये था अम। कम क्या था, क से लेकर क ख ग घ अ। चम क्या था, च छ ज झ य। टम क्या था, ट ठ ड ढ ण। तम क्या था, त थ द ध न। पम क्या था, प फ ब भ म। तो ये क्या हो गए सारे के सारे। इसके बारे में बात करके ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये इन्होंने बता दिया। जब ये बताया फिर ये यम और शम क्या था, ये यम और शम यहां से बन रहा था। यारा लावा का एक ग्रुप बना दिया, शाशा साहा का दूसरा बना दिया। तो जब मैंने लिखा ये य र ल व श श स ह, तो मैंने यहां पर लिखा ह य व र ल श श स। तो जो मेरे जहां पर मैंने स को देखा था इसलिए, और मैं उसको षटकोण के शा से इसलिए रिप्लेस करता था। मेरा पॉइंट समझ में आया। मैंने बाकी सब पर काम नहीं करा, इसको डेलिबरेटली हर जगह चेंज करा। तो जब मैंने इस तरह से करना शुरू करा तो मुझे पता चला कि ये तो यहां पर लिखा हुआ है श्रीम। अब श्रीम क्या था, शहद वाला श प्लस र, आधा शहद वाला श प्लस रा। ये था श्वीम, यानी आधा शहद वाला श प्लस व। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि हम शहद वाले श की बात कर रहे हैं। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पोज करा, कोश और कोश में क्या फर्क है। तब पता चला जहां पर इकट्ठा होता है वहां शहद वाले श का प्रयोग होता है, जहां इकट्ठा होने के साथ साथ उत्पन्न भी हो रहा है वहां पे षटकोण का श। तो विशेषता और विशेष उत्पत्ति, ये मेरी डेफिनेशन वहां से आई। एंड संस्कृत में जो टर्म है विशेषण, उसमें दोनों श का प्रयोग हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, विशेष शेष, ये क्यों हो रहा है। एंड बिलीव मी, मेरे जितने भी टीचर्स थे उनमें से किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करा। और मैं दुनिया के बेस्ट टीचर से पढ़ा हूं, उनसे हायर ऑर्डर के टीचर्स पॉसिबल नहीं है।
चाहे वो रिसर्च कैपेबिलिटीज हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब। हम्म, तो ये वो क्वेश्चंस है जिनका आंसर हम्म, फ्रेटर्निटी के जो हेड्स थे सो कॉल्ड, उनको भी नहीं पता था। तो हम्म, मुझे एक चीज तो बहुत पहले समझ में आ गई कि, मतलब, और मेरे को सब जने बोलते थे कि भाई जो जो चीज तेरी है वो तू ही रिजॉल्व कर सकता है, बिकॉज हमने इन सारी चीजों को इस तरह से देखा ही नहीं। हमारे लिए ये पूजा की किताब थी, पूजा करी, किताब बंद करी, काम खत्म। त्योहार आए, नवरात्र आए, किताबें खुल गईं। त्योहार गए, किताबें बंद हो गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन था कि मेरे घर में अगर 50 साल से दुर्गा सप्तशती पढ़ी जा रही है और मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है, हम्म, हेल्थ प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो क्या उसका कनेक्शन मेरी उस पूजा से है जो मैं करता हूं या मेरे घर पे की जा रही है? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म, फिर जब ये पार्ट आए तो फिर मुझे ये समझ में आया कि जो मिसिंग एलिमेंट है, जैसे ये वीम दूम एम वीम, और फिर ये हमशम। हम्म, तो ये हमशम क्या है? हम और सॉरी, क्षत्रिय वाला अक्षर है। तो य, र, ल, व, श, श, स, हम्म, ह, ल, क्ष, ये इस तरह से था। हम्म, तो ह और क्ष, हम्म, ये तो मराठी भाषा का पार्ट था, तो इसे हटा दिया और ये ह और क्ष यहाँ पर आ गया। हम्म, तो जब मैंने देखा तो मैंने इसको जो है प्रॉपरली लिख दिया। हम्म, ह, य, व, र, ल, श, श, स, अठावले वाला ल और क्ष। हम्म, ठीक है सर। तो ये श, स, ल, क्ष। हम्म, तो अब आप आ जाओ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के महामंत्र के ऊपर। वो क्या था? एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। हम्म, एम रीम क्लोम, नहीं, ये था एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ओम ग्लोम हूम क्लीम जूम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। तो यहां पर क्या था? हम सम लम शम फट स्वाहा। हम्म, हम्म, जबकि ये क्या था? श, स, अठावले वाला ल और क्ष, फट स्वाहा। दोनों को स्कैन करके देखिए, दोनों की एनर्जी का फर्क। The second one appears to be more energy. ठीक है ना? तो ये जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया में ऊर्जा के आधार पर हम्म, अल्फाबेट्स थे। हम्म, ऊर्जा का आधार जो था वो महालक्ष्मी का था। मंत्र का आधार ऊर्जा था। यंत्र का आधार ऊर्जा था। तंत्र का आधार ऊर्जा था। हर जगह ऊर्जा थी। सत, रज और तम, इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर, तो हर जगह ऊर्जा ही मेन आधार था। महालक्ष्मी रजोगुणी थी। हम्म, तो किसी ने सतोगुणी और सतोगुणी को श्रेष्ठ बोल दिया, तमोगुणी को खराब बोल दिया। हम्म,
ओहो, नॉनवेज खाते हो, तमोगुणी तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। तो फिर ये बकवास शुरू हो गई हमारे रिलीजन के तौर पर ये दिया किसने? सिस्टमैटिकली उन लोगों ने जो सो कॉल्ड हमारे सिस्टम में इंट्रूडर्स थे, लेकिन वो प्रॉपर हमारे अटायर में आके बोल रहे थे। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे आइडेंटिफाई करे कि जो लोग 100% बाहर के थे, और उन्होंने हमारे यहाँ की रिचुअल्स और पूरे प्रोसेस को इम्पैक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब ये इस्कॉन की फाउंडेशन हुई, तो इस्कॉन में जितना भी काम था वो एक ज्यू ने करा। और वो ज्यू मॉन्क जो है मुंबई में आके उसने जो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल को राधा कृष्ण का टेम्पल बनाया। और उसके बाद वो वहां पर गया, वो जो मथुरा वृंदावन में जो एक साधु था, जो ये इस्कॉन के, जिसकी भगवत गीता और वो सब, प्रभुपाद करके एक बंदा था, तो उसके तौर पे वो सारा कुछ उसने उसी को, उसके साथ पहले दीक्षा ली और फिर उसको जो है यूएस और यूरोप में ले गया। और वहां जाकर जो है पूरा इस्कॉन का वो चला। पूरा इस्कॉन वॉरेन बफे हेड करता था, उसकी मेजर फंडिंग थी। तो जब मैंने ये पूरा पार्ट देखा तो आई व्हाट आई रियलाइज कि ये तो एक बड़ा गेम प्लान है आपको आपसे ही लड़वाने के लिए। उड़ीसा बंगाल में लड़ाई कर दो, गुजरात महाराष्ट्र में लड़ाई करा दो, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम में लड़ाई करा दो, और दूर से बैठ के मौज लो। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब ये पॉइंट्स मेरे समझ में आए, तब मैंने एक एक पार्ट को धीरे 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 करते करते जो है उसको ढूंढने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा ली। मेरा कॉमर्शियल बिजनेस मॉडल वाला तो अकल मुझे तब आई जब मेरे सारे काम धंधे चलने बंद हो गए। मैंने प्ले स्कूल खोला, एजुकेशन करिकुलम पे काम करा। सो तो जब मैं उन सारी चीजों के ऊपर काम कर रहा था और कुछ चल ही नहीं रहा था, तो मैं चलो हीलिंग और ट्रेनिंग ही कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास जितने भी लोगों से मैंने हीलिंग ट्रेनिंग हीलिंग वगैरह सीखी थी, उन सबको किसी को भी मेरे मुकाबले 2% भी नहीं पता था अपना सब्जेक्ट। बहस करने वाले बहुत थे, सब्जेक्ट नॉलेज वाले तो थे ही नहीं। और मैं जिस डोमेन से गया था वहां पर जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही थे सारे के सारे। तो ऐसे करके ये प्रोसेस में चेंज हुए। एंड मैंने जब ये अल्फाबेट्स को ग्रुप करा, तो अल्फाबेट्स को ग्रुप करने का जो आधार जो था वो हेड नेक और टेल था। क्योंकि हेड हम्म नेक और टेल स्पर्म का भी स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी का भी स्ट्रक्चर है, स्नेक का भी वही स्ट्रक्चर है। सो हर जगह एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर था हेड नेक और टेल। सो हेड में आपके वॉवल्स आ गए, नेक में आपके सेमी वॉवल्स आ गए, और टेल में आपके कॉन्सोनेंट्स आ गए। टेल का मतलब है बिलो नेक रीजन। हम्म तो मेरा, जब मैंने उसके पूरे स्ट्रक्चर को लिखा, तो वो स्ट्रक्चर बना जो आपके सामने है। अब हम्म कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनेगा अल्फाबेट्स हम्म का, हम्म वो स्पर्म पे भी अप्लाई होगा, वो जाइगोट पे भी अप्लाई होगा, वो ह्यूमन बॉडी पे भी अप्लाई होगा, वो स्नेक पर भी अप्लाई होगा। वो यूनिफॉर्म रहेगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जी हाँ। जब मैंने उन अल्फाबेट्स को उस तरीके से लिखा, तब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। तो जब आरती हीलिंग करती है तो उसकी हीलिंग इसलिए सक्सेसफुल रहती है बिकॉज उसका जो एलिमेंटल करेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके चक्रा जो है, वो चक्रा में कौन सा अल्फाबेट है, कौन सा एलिमेंट है, वो बाकियों को तो पता भी नहीं। तो मेरे को एक बंदा मिला था वहां पर बॉम्बे में, वीरल मानिक। तब मैं 5-6 हज़ार रुपए के कोर्स करता था। 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 ऐसे करके मेरे कोर्सेज होते थे। तो उसने मुझे बोला कि
एंड ही वाज लाइक कि मैं तो उसको इसलिए मिला कि भाई वो डार्क एनर्जीज का एक्सपर्ट था। तो मैं उससे पूछता कि भाई यार बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पैसे के हिसाब से कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। ई सेड कि देखो ऐसा है, मैं डार्क एनर्जीज में जाके और मैं बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, और मैं आपकी भी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। आई सेड ओके, करो, क्या करना है मुझे। उसने बताया ऐसे करो, ये नारियल घुमाओ, वो करो। मैं वैसे के वैसे करता रहा। उसके बाद मेरे कुछ काम बने भी, बट ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बहुत बड़ा रॉकेट चेंज आ गया उस सिचुएशंस के हिसाब से। फिर मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे जाके बात करी। बोले देखो जी मैं तो मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, उसने अपने लिए बोला। तो बोले क्योंकि मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ तो आपको जो है ना अपनी चीज़ों को मार्केटिंग करना नहीं आता। तो मैंने कभी मार्केटिंग करने के लिए क्या करना होता है, जबकि मेरे को तो पता था कि मैं तो कोर हार्डकोर सेल्स एंड मार्केटिंग का ही बंदा हूं। तो मैंने कहा भी लेट मी हियर व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस प्रोडक्ट को 5-5 6-6 हज़ार रुपए करके बेच रहे हो, उसको कायदेसर 2 लाख रुपए करके बेचना चाहिए। आप उसमें क्या ऑफर करना चाह रहे हो वो आप देखो, क्योंकि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन आपके पास है वो बाकियों के पास है ही नहीं। तो आप अपनी चीज को अगर 2-2 5 हज़ार करके बेच रहे हो तो ना, नॉट ओनली यू आर डिमीनिंग योर सेल्फ, यू आर ऑल्सो डिमीनिंग whom यू आर रिप्रेजेंटिंग। हम्म, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने सीधे जो है कोर्स को 2.25-2.5 लाख के हिसाब से जो है वो बना दिया। ये उस बंदे का मेरे ऊपर एहसान है। उसको आता था नहीं आता था वो मेरा पॉइंट ही नहीं है। उसने मेरे को एक विंडो दी सोचने समझने के लिए, जहां पर मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था। तो इसलिए मेरा तो मतलब एक बेसिक पार्ट क्या है कि आई गिव ईयर टू एवरी क्वेश्चन। मेरे पास मतलब जब मैं 500-600 रुपए का कोर्स सेल करता था, एक दिन की वर्कशॉप करता था डायबिटीज फ्री और वो सारी चीजों के तौर पे, और आज इस पूरी जर्नी में आज तक जितने भी लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पोज करे मेरे को, मेरे लिए वो सारे इंपॉर्टेंट रहे। एंड आई मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ कि सामने वाला मुझे कितने पैसे दे रहा है, मैंने उसके क्वेश्चन के ऊपर ही मेहनत करी। क्योंकि मेरे जो टीचर्स थे वो हमेशा अपने क्वेश्चन से ही ग्रोथ लेते थे। और वो मतलब ऐसे लोग मिले मेरे को जो बात करते करते या न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कोई एक यूनिक सा वर्ड आता था तो पहले वो डिक्शनरी खोलते थे, उस वर्ड का मीनिंग देखते थे, उस मीनिंग को इवैल्यूएट करते थे क्या ये सही है नहीं है, इटाइमोलॉजिकली उसको उसकी रेलेवेंस समझते थे, और फिर उसका प्रयोग करते थे। तो उन्होंने मेरे को जो चीज लाइफ में सिखाई बहुत मजबूत, वो ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है कि जिस चीज का वो उच्चारण कर रहा है उसके हम्म, उच्चारण का प्रयोग कहाँ और कैसे है, अगर वो उसको नहीं पता, वो अजम्पशन से मीनिंग को लेकर चल रहा है, तो उसकी कभी ना कभी दुर्गति जरूर होगी। हम्म, बीच में कितना टाइम ऐसा हुआ कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता और उसमें जो जो वर्ड्स लिखे हुए थे इंग्लिश के उनको निशान बनाता, और उसके बाद में जो है मैं तुरंत ही उसको जो है डिक्शनरी खोल के उसका मीनिंग देखता। तो ऐसे करके मतलब वो चीजों का बेस चलना शुरू हुआ। तो जब ये वाला पार्ट आया तो मुझे इंटेलेक्चुअल की डेफिनेशन समझ में आई। इंटेलेक्चुअल होता कौन है? इंटेलेक्चुअल वो होता है जो अपने हर पार्ट को प्रॉपरली क्वेश्चन करता है। और जब वो समझ में आया उस दिन के बाद मैंने इंग्लिश और वो सारी की सारी चीजें पढ़नी बंद कर दी। मैंने कहा पहले मैं मेरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये जितने भी हम्म, वेद पुराण उपनिषद तंत्र मंत्र यंत्र जो कुछ भी जहां भी दे रखा है मैं पहले उसको पढ़ूंगा। जब मैं अपना पढ़ लूंगा तब मैं किसी दूसरे से बात करने जाऊंगा। हम्म, क्योंकि आप अगर दूसरे के ट्रांसलेशन पढ़ते रहोगे, दूसरे के विचार देखते रहोगे, तो आप कोर सब्जेक्ट में कभी एंट्री नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मेरी संस्कृत परफेक्ट है कि आप मुझे बोलो ये 5 श्लोक दे रही हूँ जरा इनका हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताओ, नहीं कर पाऊंगा मैं।
बट जिस तरीके से मैं उस संस्कृत के श्लोक को टेकअप करूंगा, वो दुनिया के विजार्ड्स भी नहीं कर सकते। नॉट ओनली आइडेंटिफाइंग अ संस्कृत श्लोक, बट ऑल्सो उसका कब कहाँ किस जगह क्या रिप्लेसमेंट होगा, उसका गैप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो मेरा एबिलिटी है। हम्म, अब कहीं पे ज लिखा हुआ है, वो ज की बजाय अंज होना चाहिए। कहीं हम्म, पे ग लिखा है, वो अंग होना चाहिए, तो उसमें अंग का प्रयोग हुआ नहीं हुआ। जो ज है वो कहीं गया तो नहीं है। हम्म, ऐसे करके मैंने वो सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करा कि जिससे कि आपको ये पता चलता है कि ये सारे श्लोक एज इट इज है भी या नहीं है। अब आते हैं, कल से मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता की डिटेल्स भेजनी शुरू करी। हम्म। तो अब आप पढ़ेंगे अगर श्रीमद् भगवत गीता, तो कैसे पढ़ेंगे? विद द मीनिंग जो, हम्म। मतलब मीनिंग जिसमें देता है। क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो कहाँ से करेंगे? जहाँ से पढ़ेंगे, मतलब समझ में नहीं आएगा तो उसी से तो इसका समझिए। मतलब कि आप जो है, जो चीज आपको समझ में नहीं आई, अगर आपकी समझ ही गलत हो, हम्म, तो आप हम्म, क्वेश्चन भी नहीं करोगे। हम्म, तो मैंने जब श्रीमद् भगवत गीता के तौर पे पढ़ा, तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा, गीता हम्म, क्या है? हम्म, और क्या एक ही गीता है या मल्टीपल है? क्योंकि अष्टावक्र की भी गीता है, अवधूत भी गीता है। आप संस्कृत डॉक्यूमेंट्स की साइट पे जाओ और वहां पे गीता टाइप करो, तो वहां पर जो है 50 डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, सबका एंड में गीता ही लिखा हुआ है। देवी गीता भी है। हम्म, देवी भागवत के अंदर देवी गीता भी दे रखी है। तो गीता का मतलब क्या है? आ गया क्वेश्चन? हम्म, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना शुरू करना पड़ेगा। आपकी अप्रोच क्वेश्चन की बिल्कुल भी सही नहीं है। हम्म, क्वेश्चनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक्स, कि हाँ भाई ये चीज यहाँ ऐसे क्यों है। अगर संस्कृत के अल्फाबेट्स हैं, तो संस्कृत के अल्फाबेट्स क्या कहीं पर डिफाइंड है कि ये ऐसे ही है, या इनके साथ भी कोई और चीज अटैच्ड है? आपने बोला हम्म, राम, तो किसी ने अपने बेटे का नाम राम क्यों रखा? उससे पहले किसका नाम राम था? किसी ने अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा, वो अर्जुन उसका नाम था या उससे पहले भी किसी का नाम था? तो हमारी अप्रोच का डिफरेंस है। वी आर नॉट अवेयर कि हमें क्वेश्चन कैसे करना चाहिए। तो पहले क्वेश्चनिंग के प्रोसेस को अपना ठीक करिए, फिर आप लेकर एंटीना के क्वेश्चंस लेकर चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम्म, मैंने बोला ये स्पिरिटेड एनर्जी का केस है। स्पिरिटेड एनर्जी जी। का केस, कौन से केस स्पिरिटेड एनर्जी के ही केस होंगे? तो प्रोसेस शुरू हो गया ना। तो जब आप सही क्वेश्चन करोगे, तो आप इस बात को इवेलुएट भी कर सकते हो कि जो केस आपके सामने आया, वो हम्म, एक्चुअली उसी बीमारी का है या नहीं है। आयुर्वेद में इसको कहते हैं अरिष्ट लक्षण। वो कहते हम्म, हैं मेरे पास कोई पेशेंट आया है, ये बचेगा या मर जाएगा, तो उसकी बीमारी के अरिष्ट लक्षण दे रखे हैं। तो आप कैसे किसी भी चीज में सोच सकते हो? तो जब तक आप पर्पस क्लैरिटी नहीं रखोगे, आपके क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। मैं तौरेत्र के महालक्ष्मी से इसलिए कनेक्ट हो गया, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन कर रहा था। तो हम्म, मुझे मेरा पर्पस पता चले। कल मैंने आपको एक पिक्चर का लिंक भेजा था, जी। वो पिक्चर देखिए। आपको बहुत सारी चीजों के क्वेश्चन समझ में आएंगे।
उसमें एक जगह बहुत खूबसूरत सी लाइन आई, वो बच्चा जो है वो अपने टीचर से, जो उसका मेंटर था, उससे बात करता था। एक आदमी को कूड़े के ढेर के पास में एक बच्चा पड़ा मिला, तो उसने उस बच्चे को पाला पोसा और उसकी सारी व्यवस्था करी। हम्म, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी मूव्ड ऑन। वो बहुत बाद में बताया गया कि ये बच्चा जो है, ये वही बच्चा है जो ये सारे बड़े बड़े काम कर रहा है। तो वहां पर वो टीचर और स्टूडेंट का एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशनशिप था। तो उसमें एक जगह कोई क्वेश्चन आया कि भाई, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे करके, मतलब ये सारे जो हैं, ये कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो उसने बोला, श्रेष्ठ कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किसका क्या पर्पज है वो इम्पोर्टेंट है। तो लक्ष्यते इति लक्ष्मी, मतलब जिस व्यक्ति ने भी उस पिक्चर के स्क्रिप्ट पे काम करा, तो उसने एक सीरियस पॉइंट को एड्रेस कर दिया। हम्म, तो मेरे को मतलब अब मेरे को थोड़ी है कि भाई, मेरे को अगर महालक्ष्मी से कोई सवाल जवाब करना है तो वो फिजिकली मेरे सर पे ही खड़ी हो और फिर उसके बाद मुझे बताए कोई चीज, इसकी जरूरत थोड़ी है। मेरा जो भी एनवायरनमेंट है वो महालक्ष्मी का ही क्रिएटेड है ना, तो वो मेरे को कैसा भी क्वेश्चन दे सकती है और कैसे भी आंसर कर सकती है अपने आप को। उसको पूरे अपने तौर पे प्रकट होने की क्या जरूरत है? तो ये तो अप्रोच बेस्ड एक्टिविटी हो गई ना। तो आपको अपनी क्वेश्चनिंग को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आपको क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? ये तो मैंने आंसर कर दिया ना। हम्म, नेक्स्ट जी। क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड के जो जॉइंट्स है वो एलिमेंट वाइज क्यों डिफरेंट है? इसका क्या ये मतलब बॉडी हाउ इट इज? बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है ये। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ही इस तरीके से है कि, मतलब जैसे हम, हमारे पास है स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन। एयर इज स्काई, फायर इज एयर स्काई, वाटर इज फायर एयर स्काई, अर्थ वाटर फायर एयर स्काई। मन, मन और आत्मा, टाइम आत्मा मन, डायरेक्शन 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 टाइम आत्मा मन। तो जो अर्थ एलिमेंट है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? नहीं। जो स्काई एलिमेंट है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 4, 4, 3, 2, 1। तो जब आप फोकस करते हैं कि आपका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही है, तो वहां से आप लेयर बनाना शुरू करते हैं। 9 में हम्म, तो अप्रकट है और 7 जो है प्रकट है।
8 में 2 अप्रकट हैं, 6 जो हैं प्रकट हैं। 7 में 2 अप्रकट हैं, 5 प्रकट हैं। 6 में 2 अप्रकट हैं, 4 प्रकट हैं। 5 में 2 अप्रकट हैं, 3 प्रकट हैं। ये ऐसे चल रहा है स्ट्रक्चर। तो अगर जब आपको ये पता चले कि आपके भीतर 9 तत्व है, तो 9 तत्व में किस जगह कितने तत्व एक साथ काम कर रहे हैं, ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो आज्ञा चक्र का रोल क्या है? आज्ञा चक्र का रोल है इंटेलिजेंस ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स। लंबिकाग्र चक्र का क्या रोल है? इंटेलिजेंस ऑफ हाउ मच ऑफ आज्ञा एंड टाइम। अब कोई व्यक्ति इस यूनिक एस्पेक्ट को आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे। मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ये बता दो। दैट इज नॉट द वे अ साइंटिस्ट वर्क्स। आपको ऋषि बनना है, तो सबसे पहले तो रोज सुबह उठ के जिस गोत्र में आप पैदा हुए उस ऋषि का नाम लीजिए। फिर ये सोचिए कि ऋषि प्रश्न कैसे करता था। अगर चीज ही नहीं समझ में आ रही तो वो अप्रोच थोड़ी हुई। चीज कैसे बन रही है, वो अप्रोच के क्वेश्चन होने चाहिए। इसलिए मैंने बोला आपको कि आप क्वेश्चन पकाते ही नहीं हो। पहले चूल्हा जलाओ, प्रेशर कुकर रखो या कढ़ाई रखो, उसमें तेल या घी डालो। उसके बाद गेहूं लो, उसको पीसो, पाउडर करो, पानी डालो, लोई बनाओ। फिर उसके ऊपर बेलो, बेलने के बाद उसे कढ़ाई में छोड़ो। फिर वो धीरे धीरे दोनों तरफ से जो है उसकी ब्राउनिंग हो, जब परफेक्ट ब्राउनिंग हो तब उसे उठाकर आप बाहर रखोगे। तब आपको कचौड़ी मिलेगी खाने को, वरना तो मुंह में आटा फेंकते रहो। तो पकने के लिए तो एफर्ट करना पड़ता है। विदाउट एफर्ट आप क्वेश्चन करते हो। और मुझे पता था, क्योंकि मुझे एक लेवल पर ऐसे ही लाना है, तो इसलिए मैं फटाफट फटाफट आंसर ही कर देता था। फर्स्ट ईयर मेरा वो डोमेन नहीं था ना, तो मैंने इसलिए उस टाइम पे कभी ऑब्जेक्ट नहीं करा कि आप। पर मेरे तो खैर जो टीचर है, जैसे गुड्डू भैया की मैं बात करूं, वो तो कॉपी उठा के फेंक देते थे। मुझसे पढ़ने आओ तो पहले पढ़ के आओ कि क्या पूछना है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर बैठा हूं यहाँ पे, तुम्हारे हर बात का सवाल का जवाब देता रहो, ऐसे डांटते थे मेरे को। वो तो खैर अभी भी डांट देते हैं, मतलब किसी भी बात के तौर पे। बट आई एम सेइंग कि दे मेड मी रियलाइज द वर्थ ऑफ अ क्वेश्चन। इफ यू डोंट वैल्यू अ क्वेश्चन, यू हैव लॉस्ट द बैटल। कल को हमें इन बच्चों को फिनोमिनली पावरफुल बनाना है। जैसे एक वो बंदा परप्लेक्सिटी का मालिक बन गया, मतलब विद इन नो टाइम। आपके हस्बैंड की आपकी क्वालिफिकेशन भी सेम है, उस बंदे की भी क्वालिफिकेशन सेम है। एज उसकी कम होगी, बट वो कितने भयानक पैसे कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसके क्वेश्चंस थे उसके पास में। जो वो होता है ना, डीप सी डाइविंग करने वाला व्यक्ति जो पर्ल उठा के लाता है, उसको जो है जब वो पानी में डाइव मारता है, तो ऐसी थोड़ी बस गया, वहां रखे हुए मोती उसे खोला, मोती उठाया और ऊपर आ गया। उसको स्टिल वाटर में जाना होता है।
जहां पर एक एक चीज उसे क्रिस्टल क्लियर दिखे। अदरवाइज वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाकर भी जा सकते हैं ना नीचे पानी में, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के नहीं जाते। वो बिल्कुल शांत पानी में जाते हैं ताकि उन्हें क्रिस्टल क्लियर दिखे कहाँ कौन सी चीज काम की है। तो वो डीप सी डाइविंग वाले लोग बड़े फिनोमिनली डिफरेंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए या एक पर्ल के लिए वो अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, और गहरा जाते हैं और गहरा जाते हैं, फिर उस जगह उनको एक पर्ल मिलता है। तो जब आप, हम्म, आपका क्वेश्चन इतना पावरफुली पक जाए कि आप उसके लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दो, तब मजेदार चीजें पकड़ में आती हैं। ये मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ थोड़ी देख रहा होता हूँ, मैं तो मेरे क्वेश्चन की तरफ देख रहा होता हूँ। चलती रहे फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी होना है, कभी तो क्राइसिस खत्म होगी ही होगी। तो एक दफे मैं वो पढ़ रहा था पेशेंस, तो मुझे ये नहीं पता था पेशेंस क्या होती है। तो मैंने कहा हाँ यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है पेशेंस, क्योंकि मेरे अंदर तो पेशेंस है ही नहीं जरा सी भी। तो वहां पर लिखा था कि पेशेंस इज द, क्या, इज द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शन व्हेन यू आर अवेयर कि वो, मतलब मान लीजिए आपकी ट्रेन शाम को 4 बजे आनी है या सुबह 4 बजे आनी है, आपको नहीं पता कि वो ट्रेन कब आएगी। उतनी देर आप क्या करेंगे? हाय तौबा मचाएंगे, ये कोई तरीका होता है, अभी तक क्यों नहीं आई है, इतनी देर हो गई, ऐसा करेंगे? मैं थक गई और ये कौन इतनी देर बैठा रहेगा, चलो घर चल रहे हैं। एक अप्रोच वो हो गया। एक है जब आएगी तभी जाएंगे, अभी क्या करना है। हम्म, इतनी देर जो है पिक्चर देख लेते हैं, वीडियो गेम खेल लेते हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं, क्योंकि ट्रेन ने जब आना है तभी आना है। हम्म, तो ट्रेन जब आएगी उससे पहले जो उसकी सारी तैयारी कंप्लीट कर लेता है, उसको ट्रेन उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है जिसके लिए वो बना है। तो आप जिस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आए हो, उस डेस्टिनेशन के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, वो क्लैरिटी तो आपको ही होनी चाहिए ना। हम्म, जी, तो पहला पार्ट क्या है, इच्छा द्वेष और मतलब इच्छा क्रिया और ज्ञान। तो मतलब सबसे पहले एक विश होनी चाहिए, तो वो इच्छा का पार्ट हो गया, फिर क्रिया का पार्ट हो गया, फिर ज्ञान का पार्ट हो गया। तो ये तो सबसे आखिर में होता है ना, सबसे पहले ये होता है। आपने कभी इस बात को विश करा कि ये परप्लेक्सिटी या ये ट्रम्प या कोई भी व्यक्ति किसी को भी टारगेट करके कि मेरे बच्चे जो हैं वो इससे बेटर बने, या अपना ही कोई बहुत यूनिक सा टारगेट रखा हो? तो जब आप उस प्रकार से इच्छा ही नहीं कर रहे, तो बड़ी चीजें आपकी तरफ आएंगी क्यों? दुनिया का हर बड़ा आदमी क्राइसिस में ही बड़ा बना है, कोई विदाउट क्राइसिस बड़ा नहीं बना। तो मेरे को अगर इस स्ट्रक्चर को देखना होगा ध्यान से, तो मैं बोलूंगा भाई एक इसमें ये वाला पार्ट है, एक इसमें ये वाला पार्ट है। सो मैं इसको जो है कॉजल डिजाइन बोलूंगा, इसको सटल डिजाइन बोलूंगा, और इसको जो है मैं ग्रॉस डिजाइन बोलूंगा। अब मेरा जो हाथ है ये 5 पार्ट में बटा हुआ है: शोल्डर, रिस्ट, सॉरी, एल्बो, रिस्ट, फिंगर जॉइंट और बिटवीन फिंगर जॉइंट। तो जब मैं ये 5 जॉइंट्स को देख रहा हूं, तो ये जॉइंट्स जो हैं इससे मुझे ग्रॉस वर्क भी करना है और फाइन वर्क भी करना है। तो हम्म, ग्रॉस और फाइन दोनों करना है। तो ये तीनों
पार्ट इसके अंदर होने चाहिए। हम्म। तो कॉजल डिजाइन से कनेक्शन भी होना चाहिए, ग्रॉस बॉडी का भी फंक्शन होना चाहिए, फाइन बॉडी का भी होना चाहिए। तो मस्कुलर वर्क करना है तो हम्म। ग्रॉस बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो मेरे पास जो है वो हाया वाला भी होना चाहिए। सटल फंक्शन करना है तो हम्म। हम्म। श त ल ह यह भी होना चाहिए। और ग्रॉस फंक्शन भी मतलब ये कॉजल फंक्शन भी करना है तो म श क्ष त ल भी होना चाहिए। तो जब मैं इन तीनों को कंबाइंड करता हूं तो मेरी 3 लेयर बनती है। तो ऐसे करके वो लेयर बेस्ड सिस्टम से मेरा जो हाथ जो है, उस हाथ के अंदर क ख ग घ और ये पांचों हैं। हम्म। हाथ बनने के लिए शोल्डर होना जरूरी है। शोल्डर के बाद उसकी फंक्शनिंग के लिए जो है एल्बो होनी जरूरी है। एल्बो के बाद उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूव करना है वो रिस्ट होनी जरूरी है। रिस्ट के बाद बारीक से बारीक काम के लिए फिंगर होनी जरूरी है। और फिर फिंगर का मूवमेंट हो तो वो फिंगर का मूवमेंट जरूरी है। तो ये मल्टीपल लेयर्स हो गई ना। तो अब आप कल को रोबोटिक्स पढ़ोगे तो रोबोटिक्स पढ़ते वक्त ये तो आपको देखना ही पड़ेगा ना कि डिजाइन में क्या क्या इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है। हम्म। तो ये ऐसे बन रहा है पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? That much, मतलब till able to chapter पे that much तो ये and दो ही nothing। क्वेश्चन निकले आपके? जी। तो इस स्पीड से तो फिर आपने 5-6 साल लगा लो आप फिक्स करके कि ये कोर्स जो है 5-6 साल में मैं पूरा करूंगी। अगर यही सिर्फ क्वेश्चन बने आपके तो यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस। क्वेश्चनिंग एबिलिटी तो मतलब एक यूनिक डिस्टिंक्ट पॉइंट है। गूगल कीजिए, गूगल में बहुत सारे अप्रोचेस मिलेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है तो और प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़िए। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, कौन कौन सी डोमेन में प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं हीलर की, हीलर हम्म। इज ऑल्सो सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ना। हम्म। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ेंगे, एक आता है काइजन क्वालिटी सिस्टम, एक होता है सिक्स सिग्मा, इसी में एक आता है फिश बोन स्ट्रक्चर। आपको कुछ भी करना है उसके लिए देर आर फ्यू क्वेश्चंस। हम्म। क्वेश्चंस को प्रोब करिए। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे तभी तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से उसको कनेक्ट कर पाओगे ना। अब लेकर एंटीना क्या है, कुछ भी नहीं है। हम्म। वो आगे पीछे कहीं भी घूम सकता है। आपने उसको एक प्रोग्राम कर दिया। बट अगर आपके क्वेश्चन ही सही नहीं है तो आप लेकर एंटीना से भी क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं। ये तो मेरा काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं हर चीज में एक रेपोजिटरी बना के रखता हूँ कि भाई अगर किसी व्यक्ति को स्पिरिटेड एनर्जी की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज है, कोई भी चीज का प्रॉब्लम है, तो टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे इससे रिलेटेड, जिनसे ये आइडेंटिफाई हो कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो अब मैंने एक हम्म। 80 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है बनाया भाई, जिस किसी को भी ये चेक करना हो कि उसके ऊपर स्पिरिटेड एनर्जी है या नहीं है, उनको ये हम्म। 80 डोमेन को देखना चाहिए। कोई ना कोई डोमेन के हिसाब से, कम और ज्यादा चीजों के हिसाब से उनके आंसर्स उनको मिल जाएंगे। दो लोगों में जी। रिलेशनशिप इशू है, उसकी वजह से या तो शादी नहीं चल रही या बच्चा नहीं हो रहा। तो बच्चा होने से रिलेटेड क्वेश्चन दो लोगों के बीच में क्या बन सकते हैं, शादी चलाने से रिलेटेड दो लोगों के बीच में क्वेश्चन क्या चल सकते हैं। हम्म। और जन्म पत्री के हिसाब से आ जाइए तो आपके जन्म पत्री के 12 खाने कोई ना कोई एक प्रॉब्लम के बारे में बोलते हैं।
वो हम्म। प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। शरीर रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके लिए भाई हीलिंग कर लो, आयुर्वेदिक दवाइयां दे लो, दैव उपाश्रय चिकित्सा कर लो, ये शरीर रिलेटेड हो गया। फिर धन रिलेटेड प्रॉब्लम है। धन रिलेटेड प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी? बताइए, धन रिलेटेड प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी? रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो इनकम लेस होगा। स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी। ये यहां से शुरू होता है। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हम्म। क्या दिख रहा है इस पे? व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? परफेक्ट। सो कहाँ से शुरू होगा? ये डिफाइन द प्रॉब्लम से। अब डिफाइन द प्रॉब्लम पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? अब ये एक्चुअली देखिए क्या है ना, ये जितनी भी चीजें हैं ये मेरे सिलेबस और कोर्स का पार्ट नहीं है। हम्म। तो जी। मैं जब चार्ज करता हूं तो इसलिए चार्ज करता हूं बिकॉज कि जो मेरा कोर्स सिलेबस है उससे डेविएशन हो रहा है। मेरा पॉइंट समझ में आया ना? मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ। बट एंड ऑफ द डे जो चीज हम कर रहे हैं कवर, हम्म। उसको कवर करने की रिक्वायरमेंट जो है वो मेरे कोर्स और सिलेबस की नहीं है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जी। ये वाला पार्ट एक क्लैरिटी होना चाहिए आपके मेरे बीच में। मैं मेरा पॉइंट हम्म। समझा पाया? हाँ। जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? बताइए। व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफाइन। हम्म। डिफाइन किसको कहते हैं? डिफाइन किसे कहते हैं बताइए? स्पेसिफाइंग द pinpoint thing, the
स्पेसिफिकेशन या फ्रेम? हम्म मेरा क्वेश्चन की परिधि क्या है, डोमेन क्या है? हम्म तो मैं सबसे पहले जो है अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करूंगा। तो प्रॉब्लम है भी या नहीं है, ये किस चीज से पता चलेगा? ये डेफिनेशन से पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है। हम्म मैंने बोला आपको मैडम हीलिंग करनी है। हीलिंग किस चीज के लिए करनी है? डिजीज के लिए करनी है। डिजीज क्या होती है, उसकी डेफिनेशन तो पता हो आपको? उसको रोग हम्म कहते हैं अगर, तो रोग की डेफिनेशन क्या है वो पता हो ना आपको? हम्म मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म सबसे पहले डेफिनेशन देखी जाती है। डेफिनेशन हम्म देखने के लिए आइडियल रिसोर्स या तो डिक्शनरी होता है या गूगल होता है आज की तारीख में, हम्म या फिर चैट बॉट्स हो गए बहुत सारे जो आंसर करते हैं, चैट जीपीटी टाइप। तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं इस बात को समझने के लिए कि डिफाइन द प्रॉब्लम में डिफाइन किसे कहते हैं। जब आपने एक दफा डिफाइन हो गया, फिर प्रॉब्लम किसे कहते हैं। तो पहला पार्ट डिफाइन और दूसरा पार्ट प्रॉब्लम। कहते ही किसको है? हम्म ठीक। फिर आ जाइए पंच निदान वाले आयुर्वेद के टर्म में। पंच निदान में क्या था? कॉजल फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना कि भाई ये डिजीज जो है ये डायरेक्टली इसका कारण क्या है। तो ये हो गया डायग्नोसिस दी रूट कॉज। हम्म डायग्नोस का क्या मतलब हो गया? लक्षण। हम्म प्रॉब्लम का लक्षण क्या है? जी। फिर थर्ड स्टेप हो गया आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन का लक्षण क्या है? तो पहले प्रॉब्लम के लक्षण, फिर हम्म सॉल्यूशन का लक्षण, और हम्म फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस क्या क्या है, और फिर क्या वो प्रोसेस जो है उसको सस्टेन किया जा सकता है कॉन्टिन्यूसली। तो जब आप इस तरह से चीजों को देखना शुरू करेंगे, यू विल बी बेटर एबल टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। ये एक बहुत बेसिक लेवल का अप्रोच है जो इसने दे रखा है। हम्म डिफाइन द प्रॉब्लम में, व्हेन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, दैट इज स्टेटिंग द प्रॉब्लम स्पेसिफिकली, इन्वॉल्व ऑल इंटरेस्टेड वर्क ग्रुप्स, कलेक्ट एनालाइज सपोर्टिंग डेटा। अब ये सब ऑफिस और उसके तौर पर हो गया। आंसर दीज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। what happening, what is the problem, what product is defective, where point of detection, where was the problem detected, when, date or time of detection, when was the problem detected, how many or how much, how many products are affected। अब मैं बात कर रहा हूं रिलेशनशिप इश्यूज। रिलेशनशिप इश्यूज में फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? कम्युनिकेशन। तो मैं जब प्रॉब्लम की डोमेन को डिफाइन करूंगा, तो मैं सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करूंगा। अप्रकट क्या है, प्रकट क्या है। डोमेन क्या है मेरी? रिलेशनशिप इशू। तो मैं अप्रकट और प्रकट में देखूंगा। हम्म तो दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वो फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बात ही नहीं कर रहे। तो जब बात नहीं कर रहे तो ये क्या हो गया? ये लक्षण हो गया। हम्म सॉल्यूशन जो है उसका लक्षण क्या है?
बात कर रहे हैं, तो साथ तो रह रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। बातें करते करते भी जो है वो झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे करके आप चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, और हम्म। उसका पंच निदान वाला जो पार्ट लिखवाया था मैंने, उससे हम्म। उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये चीज कैसे है। सो क्वेश्चनिंग करने के लिए आपको जो है एस्पेक्ट्स को रूट कॉज से समझना पड़ेगा। हम्म। चिकित्सा तब करेंगे ना जब रोग के बारे में पता होगा, रोग हम्म। के कारण के बारे में पता होगा, कारण को इन्फ्लुएंसर जो है वो उसके तौर पे, हम्म। डिस्कम्फर्ट क्या है। तो ऐसे करके जो है जब आप ये करेंगे, तो अब इसका हम्म। आइडियल तरीका क्या है कि फिर से जो है वो एक मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने में देवी का आवाहन करिए। देवी का आवाहन करने के बाद उनसे ये रिक्वेस्ट करिए कि मेरे को जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है उसमें भी जो प्रश्न करने की क्षमता जो है, मेरी प्रश्न करने की क्षमता और उत्तर ढूंढने की क्षमता जागृत हो। हम्म। सो जब आप इस तरह से अपने भीतर उस चीज को, जैसे मैं इसको प्रश्न को ऐसे लिख दूं, तो ये अपने आप ही बहुत सारी चीजें वो कर देगा। मतलब अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ प्र, श, क्ष और न। प्र मतलब प और र। हम्म। श मतलब श और क्ष। हम्म। ना होना मतलब, ना मतलब एब्सेंस। ये हम्म। कंटिन्यूटी और ये कंटिन्यूटी अगर नहीं है तो क्वेश्चन आ गया। आपकी सांस चल रही है, एक मेरी हम्म। तरह खांसी के साथ में चल रही है, तो कंटिन्यूटी जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ना। हम्म। दो लोग हैं अच्छी तरह हंसते गाते बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं है तो क्यों नहीं है? हम्म। आपके पास 5,000 करोड़ रुपए होने चाहिए, क्यों नहीं है? क्या हम्म। मिसिंग है? क्या फैक्टर्स हैं जो मिसिंग है? उन फैक्टर्स को कैसे हटा सकते हैं? वो कितने स्टेबल सॉल्यूशन है? So, ऐसे करके एक पूरा स्ट्रक्चर बनता जाएगा ना। हम्म। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जब मैं कोई भी चीज कर रही हूं तो उसको करने के तौर पे क्या चीज है हम्म। विच इज मिसिंग, और क्या चीज है जो जनरेट करनी है। हम्म। Okay. तो मैंने लास्ट टाइम एक चीज बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप टाइम किल कर रहे हो, और टाइम किल करने को आप जो है ये मानते हो कि इट इज ए गुड यूज ऑफ टाइम। जैसे आपने बोला मुझे कोई कोर्स करना चाहिए, या आप बताइए कौन सा कोर्स मैं करूं जिससे ये हो। सो आपका ये माइंडसेट होगा कहीं ना कहीं। तो एक डोमेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल्फ लर्नर।
भागवत अगर पढ़ेंगे तो भागवत में जो है एक व्यक्ति के 24 गुरु थे। तो उसने जो है कछुए से कुछ सीखा, मछली से कुछ सीखा, ऐसे करके उसने अपने 24 गुरु, अवधूत कोई था उसने डिफाइन कर रखे थे। हम्म। तो आपको इन द फर्स्ट प्लेस सेल्फ लर्नर डोमेन को एड्रेस करना चाहिए।
ये चैटबॉट ने एक पूरा प्रोसेस बनाकर दे दिया। ठीक है जी। तो ये आपका जो है, हम्म, ये इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो पार्ट है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मेनली सेल्फ लर्नर वाला जो अप्रोच है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज टीचर भी तो बायसेस हम्म, देता है ना। हम्म, कोई भी टीचर आप लेंगे, उसके भी तो अपने जी, बायसेस होंगे ना। हम्म, तो इस वजह से। हम्म, और टीचर के अपने बायसेस होते बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो इम्पैक्ट करते हैं आपको। मेरे पास क्योंकि मल्टीपल टीचर्स थे सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आई वाज एबल टू इवैल्यूएट। अगर कोई एक व्यक्ति होता हम्म, तो उस सिचुएशन में जो है वो बड़ा डिफिकल्ट टिपिकल होता। क्योंकि जो टीचर की नेगेटिव हैबिट्स होती हैं वो भी आती है। पॉजिटिव तो आती ही आती है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं आती, बट नेगेटिव भी आती है। मैं एक बार जब मेरे गुरुजी के पास में जो है 1.5 1 महीने रहा था, तो वो उन उस टाइम पे बात करते करते साला साला बहुत बोलते थे। हम्म, तो मेरे को भी आदत पड़ गई थी। क्योंकि उस टाइम पर कुछ और दिखता नहीं है ना आपको कि भाई क्या क्या चीजों के तौर पे रहता है। तो बात करते करते जो है, तो ऐसे करके मतलब वो मल्टीपल टीचर्स में ये तो फायदा होता है कि आप इवेलुएट कर सकते हो। बट हर चीज में हम्म, अपने प्लस और माइनस होते हैं ना। नोबडी इज परफेक्ट। और आपके लिए जो चीज परफेक्ट है उसको आपको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई हाउ वुड आई बी एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज मोस्ट रिक्वायर्ड। हम्म, ये मेरा सबमिशन था कहने का कि भाई जब हम कोई काम कर रहे हैं तो मतलब पूरा हीलिंग का बेस ही क्वेश्चनिंग है। आपने सही बीमारी का डायग्नोस्टिक्स कर लिया, सो हम्म, योर क्रिटिकल थिंकिंग शुड बी फिनोमिनल। सिम्टम्स देखे और देखते ही, मतलब आप देखो ना, मैंने एस्ट्रोलॉजी वास्तु चक्रा तीनों को मर्ज कर लिया। तीनों के हम्म, 9 एलिमेंट्स बना लिए, तीनों के तौर पे जो है कनेक्टिंग पॉइंट्स बना लिए। तो ऐसे करके वो जो चीज करी उसके लिए मेरी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी होगी, कैसे मैं सोचता हूँ, क्या क्या चीजें होती होंगी। तो वो चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें नहीं पता चलता तो हम्म, उसका इम्पैक्ट होता है। वो कल लक्ष्मी जी इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उनकी एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी। उन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाल रखा था, तो बाद में पता चला, फिर रात को उन्होंने बोला। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी। तो ऐसे करके जो है। हम्म, तो मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। अब मैंने आपको जी, जो है एक राइटअप शेयर कर दिया। उस राइटअप को हम्म, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। उस राइटअप से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन कर लीजिए। एक 21 दिन का अपना एक हैबिट बना लीजिए। और हम्म, फिर से ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 को देखिए। हम्म, ठीक है ना। जी। राइट।